दर्पण कोचिंग राजगढ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइको में यानी मनोविज्ञान में अधिगम के बारे में, क्योंकि अधिगम एक ऐसा लेसन है जिसमें सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं L1, L2 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में। अधिगम कौन सा लेसन है अपना? अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है, यानी अधिगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग। लर्निंग का अर्थ सीखना होता है, यानी अधिगम का वास्तविक अर्थ होता है सीखना। अब अधिगम है क्या? क्योंकि इसी तरह की प्रश्न परीक्षा L1, L2 की जो मेन भर्ती परीक्षा हुई थी, उसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि अधिगम निम्न में से अधिगम के बारे में कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो अधिगम क्या है? वैसे तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना। अब सीखना है क्या? तो सीखना एक मानसिक क्रिया है। सबसे पहले दिया गया है कि मानसिक क्रिया है, यानी अधिगम एक मानसिक क्रिया है। सेकंड पॉइंट, अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों भी न जाए, उस क्षेत्र में कुछ न कुछ सीख कर आते हैं। चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा क्षेत्र है, चाहे कृषि क्षेत्र है। सीखना यानी अधिगम सार्वभौमिक है। किसी न किसी स्थान पर हम चले जाते हैं तो उसी स्थान पर कुछ न कुछ हमें नया सीख कर आते हैं, इसलिए अधिगम सार्वभौमिक है। देखना, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी सीखने का जो क्षेत्र है, सीखने की जो क्रिया है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। यानी अधिगम ऐसा नहीं है कि अधिगम है वो स्थायी है, स्थायी नहीं होता। अधिगम गतिशील है, ठीक है। इसी प्रकार दिया कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। इसके बाद में देखो, अधिगम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। यानी अधिगम क्या है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। ऐसा तो नहीं है कि हम सभी बातें सही बातें सीखते हो, कुछ गलत बातें भी सीख लेते हैं, कुछ अच्छी बातें भी सीख लेते हैं। तो अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। इसके बाद में देखते हैं, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है, यानी सक्रिय प्रक्रिया का अर्थ हुआ कि कोई भी काम को हम सीखना चाहते हैं, यानी कोई भी काम हम करना चाहते हैं, उस काम के प्रति हमारी मानसिक रुचि क्या है। यदि मानसिक अच्छा है, उस काम के प्रति हमारी सकारात्मक सोच है, तो उस कार्य को हम जल्दी सीख लेते हैं। यदि किसी भी काम के प्रति हमारी नकारात्मक सोच हो जाती है, तो हम उस काम को सीख तो लेते हैं, लेकिन जितना नहीं सीख सकते जितना उसका पहले का जो क्षेत्र था सीखने का, उससे कम सीख सकते हैं। तो अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम क्या है? मानसिक है। इसके बाद में देखना, अधिगम सभी क्षेत्रों में होता है। यानी अधिगम की क्रिया है वो एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो सीखना है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार एक जब कोई नया ज्ञान है और कोई पुराना ज्ञान है, तो नया ज्ञान है वो पुराने ज्ञान के साथ संबंधित होना चाहिए, तभी हम सीख सकते हैं। तो अधिगम क्या है? मानसिक क्रिया। अधिगम सार्वभौमिक है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है, ठीक है। तो इस तरह की परिभाषाएं परीक्षा में, इस तरह की अधिगम से संबंधित सत्य और असत्य बातें हैं, वो परीक्षा में पूछ ली जाती है।
इसके बाद में अधिगम से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी हुई होती है, यानी अधिगम से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं भी परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है। एक दो परिभाषाएं इस प्रकार की होती है जो परीक्षा में अवश्य पूछ ली जाती है। वो परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा, 4-5 परिभाषाएं ऐसी है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। अब देखो अधिगम के बारे में, यानी लर्निंग की परिभाषा, यानी सीखने की परिभाषाएं कौन कौन सी है। तो एक तो परिभाषा इसकी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, किसके कारण? व्यवहार के कारण व्यवहार में, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी का नाम क्या है? अधिगम है। क्या नाम है? अधिगम। तो देखो इसमें क्या बातें पूछी गई है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जाता है। यानी इसी का अर्थ है लर्निंग, इसी का अर्थ है सीखना। तब ये परिभाषा परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। आज तक की भर्ती परीक्षाओं में ये परिभाषा 6 बार पूछ ली गई। 6 बार ये परिभाषाएं परीक्षा में पूछी गई है कि निम्न में से यह परिभाषा किसकी है? कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है ना? तो ये परिभाषा दी गई है ना, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन, ये परिभाषाएं गिलफोर्ड की है। किसकी है? गिलफोर्ड। अब आप इसको, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो रटने से नहीं आएगा, आपको रटने से ये परिभाषा सही नहीं होगी, क्योंकि तरह तरह की परिभाषाएं दी गई है, लगभग समान परिभाषाएं दी गई है परीक्षा में। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, कई बार देखो मैं आपको राजस्थानी भाषा में बोल देता हूं, राजस्थानी भाषा में अर्थ बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति है अपने घर में, पड़ोस में, वो अगर ज्यादा बकबक करता है ना, कोई भी व्यक्ति है वो ज्यादा बकबक करता है तो उसका गला खराब हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां लिखा है व्यवहार, यहां भी क्या लिखा है? व्यवहार। कई बार बोलते नहीं ज्यादा बकबक ना कर, नहीं तो तेरा गला खराब हो जाती। ठीक है ना? उसी प्रकार है व्यवहार, बक बक और क्या हो जाता है? गला खराब। यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, उसे अधिगम कहा जाता है। ये परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड की है। किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड। सेकंड देखो, अभ्यास के द्वारा, यानी अभ्यास और प्रशिक्षण लिख दिया मैंने। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा, यानी अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी का नाम अधिगम है। उसी का नाम अधिगम है। तो इसकी ये भी परिभाषा अच्छी परिभाषा है, परीक्षा में इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, यहां देखना एक व्यवहार है, यहां 2 व्यवहार है। ठीक है ना? हाँ, इसका व्यवहार से भी कोई तुलना नहीं है। जब किसी भी लाइन के अंदर 2 व्यवहार शब्द आ जाए, व्यवहार से व्यवहार, तब इसका आंसर क्या हो जाता है? गिलफोर्ड हो जाता है। उसी प्रकार देखो, अभ्यास के द्वारा व्यवहार में जो, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, उसी का नाम क्या है? अधिगम है। ये परिभाषा है गेट्स की। क्या नाम है? गेट्स। किसकी परिभाषा है ये? गेट्स की। याद करने का तरीका क्या होगा? अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा मैंने गेट खोलना सीख लिया। क्या खोलना सीख लिया? गेट खोलना सीख लिया। आज किसी भी शोरूम में जाते हैं, कांच की अनेक प्रकार की गेट लगे हुए हैं। अभी हमें ये भी पता नहीं कि इसमें अंदर जाएंगे तो कौन सा गेट खोलना पड़ेगा। और जब 1-2 दिन उस में लगातार उस दुकान में जाते रहेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। और अभ्यास के द्वारा हमें क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण मिल जाएगा। और अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा हमने क्या खोल दिए? गेट खोल दिए। यानी इसकी परिभाषा गेट्स की है। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी का नाम क्या है? अधिगम है। क्या नाम है? अधिगम। अगली परिभाषा देखो, व्यवहार के परिणाम स्वरूप, व्यवहार के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन, व्यवहार के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन अधिगम है।
यानी व्यवहार के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन का नाम क्या है? अधिगम है। अब इसकी परिभाषा देखो, व्यवहार इसमें भी है, व्यवहार इसमें भी है और व्यवहार शब्द इसमें भी है। इसका मतलब व्यवहार तो शब्द है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, उसी का नाम क्या है? अधिगम। उसी का नाम क्या है? सीखना। उसी को क्या कहते हैं? लर्निंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? लर्निंग। अब व्यवहार के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन, तो यहां क्या शब्द आया है? यहां परिणाम स्वरूप शब्द आया है। कौन सा शब्द? परिणाम स्वरूप। अब बच्चे, जब कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है, तब उसका रिजल्ट आता है, तब हम पूछते हैं कि आपका क्या परिणाम रहा, यानी आपका क्या परिणाम रहा? तो बच्चा बोलता है सर मैं पास तो हो गया, लेकिन एक विषय के अंदर बैक लग गई मेरे। क्या लग गई? बैक। तो देखो परिणाम स्वरूप, यानी जब मेरा परीक्षा परिणाम आया था तो मेरे बैक लग गई, इसका अर्थ हुआ क्रोन बैक है। ये क्रोन बैक है। किसकी परिभाषा है? क्रोन। यानी परीक्षा परिणाम आया, उसमें मेरे क्या लग गई? बैक लग गई। तो देखो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी का नाम क्या है? अधिगम है। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे यानी अधिगम कहा जाता है। ये परिभाषा गेट्स की है। और जो परीक्षा परिणाम आया तो मेरे बैक लगी हुई थी। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था कि आपकी बैक लग गई परिणाम आते ही? ठीक है ना। व्यवहार के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन, यानी ये परिभाषा किसकी है? क्रोनबेक की। आगे देखो जाओ। अब ये तीन परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं, तीनों परिभाषाएं परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। ये तीनों परिभाषाएं परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। इसका प्रश्न भी आ जाता है, इसका प्रश्न भी आ जाता है। तो आपको याद रखने तीन परिभाषाएं अच्छी परिभाषाएं हैं, और मैं आपको क्लास में बताऊंगा इसकी 7-8 परिभाषाएं और भी है, जो आपको टिक्स के माध्यम से कक्षा में पढ़ाता हूं ना, उसी समय आपको ये परिभाषाएं याद करा देंगे। तो परिणाम आया, उसमें बैक लग गई मेरे। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा गेट्स, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन है गिलफोर्ड। आगे देखते हैं। अब ये जो परीक्षा में जो प्रश्न इसका अधिगम के बारे में जो सेकंड प्रश्न बनते हैं, या तो अधिगम के बारे में कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है, इसी का प्रश्न आ जाएगा। या फिर अधिगम के बारे में पढ़ रहे हैं कि परीक्षा में पूछ लेगा कि अधिगम की परिभाषाएं, तो मैंने आपको 3 परिभाषा बताई है। तीनों परिभाषाएं परीक्षा में 5-5, 6-6 बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अब पढ़ेंगे अधिगम, यानी अधिगम के सिद्धांत, यानी अधिगम के नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अधिगम के नियम। तो अधिगम के जो नियम है वो थॉर्नडाइक के अनुसार है। किसके अनुसार है? थॉर्नडाइक के अनुसार। यानी अधिगम के जो नियम है उन नियमों का जो प्रतिपादक था वो कौन था, ये भी अगली परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये बात भी परीक्षा में पूछ जाती है। अधिगम के नियम किसके द्वारा बताए गए? तो थॉर्नडाइक के द्वारा। यानी अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन था? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? 2 नियम। अधिगम के 2 नियम है। एक को बोलते हैं कि मुख्य नियम। क्या बोलते हैं? मुख्य नियम। एक का अर्थ क्या है? मुख्य नियम। और दूसरा जो अधिगम का जो नियम है उसका है गौण नियम। क्या नाम है? गौण नियम। यानी अधिगम के 2 नियम है, एक का मुख्य नियम और दूसरा क्या है? गौण नियम। अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे आपके शायद। तो अधिगम के 2 नियम है, मुख्य नियम और गौण नियम। ये दोनों नियम किसके अनुसार है? थॉर्नडाइक के। अर्थात अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन था? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम बताए? 2 नियम। एक तो कौन सा है? मुख्य नियम, और एक कौन सा है? गौण नियम। अब ये जो मुख्य नियम है, ये मुख्य नियम है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और गौण नियम होते हैं, ये होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। अब परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के कुल नियम कितने हैं? कुल नियम पूछा जाता है तो 3 ये हो गए, 5 हो गए, ये कितने हो गए? 8। अगर परीक्षा में पूछा जाता है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियमों के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार है, मुख्य नियम और गौण नियम। अब परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने प्रकार के बताए थे, तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 प्रकार के बताए थे, और गौण नियम कितने प्रकार के बताए थे? 5 प्रकार के बताए थे। कितने? 5।
कुल टोटलिंग इसकी पूछते हैं तो 8 हो गए। अब जो अधिगम का मुख्य नियम है उसमें पहला है तत्परता का नियम। कौन सा नियम? तत्परता का नियम, यानी ये अधिगम का मुख्य नियम है, मुख्य नियमों का पहला प्रकार है। कौन सा? तत्परता का नियम। दूसरा देखो, दूसरा होता है अभ्यास का नियम। क्या बताया गया है? अभ्यास का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। और तीसरा बताया गया नियम वो है प्रभाव। क्या नाम है? प्रभाव या परिणाम का नियम। परिणाम का नियम, यानी देखना आप थोड़ा सा समझना इसको कि जो मुख्य नियम है वो 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? तत्परता का नियम। उसके बाद में कौन सा है? अभ्यास का नियम। उसके बाद में कौन सा है? प्रभाव या परिणाम का नियम। 3 नियम मुख्य है। इसी प्रकार गौण नियम कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। इसका गौण नियम का जो पहला प्रकार है ना वो होता है मनोवृत्ति का नियम। कौन सा? मनोवृत्ति का नियम, यानी पहला नियम कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम। यानी मुख्य नियम 3 प्रकार के और गौण नियम कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। गौण नियमों का पहला जो प्रकार है, प्रथम प्रकार है, वह कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम। दूसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। पहला मनोवृत्ति का नियम, दूसरा कौन सा है? आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का नियम। पहला है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा कौन सा है? आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। चौथा है इसका नियम शब्द साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, शब्द साहचर्य का नियम। और इसके बाद में एक नियम हो जाता है इसका प्रतीकात्मक नियम। प्रतीकात्मक नियम। देखो कितने नियम आ गए? कितने नियम? मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, शब्द साहचर्य का नियम, प्रतीकात्मक नियम। तो ये नियम दे रखे हैं, ये नियम दे रखे हैं। ये नियम तो है गौण नियम, और ये जो नियम है ये किस प्रकार के नियम है? मुख्य नियम है। क्या है? मुख्य नियम। अब जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो या तो आपसे पूछ लेगा कि मुख्य नियमों का कौन सा प्रकार नहीं है, या फिर आपको पूछ लेगा कि गौण नियमों का कौन सा प्रकार नहीं है। अब इसमें आपको याद रखना है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, मनोवृत्ति, आंशिक, बहु, सब क्या है? सब साहचर्य नियम, प्रतीकात्मक नियम।